अपने बिंदु को प्रारंभ करने से पहले सभी दोस्तों का हार्दिक अभिवादन, नमस्कार, राम राम साहब। प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि केशव दास का परिचय और उनकी रचनाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कि उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी। केशव दास रीतिकाल के कवि हैं या भक्ति काल के कवि हैं। कवि केशव दास की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ये सारी चीजें हम इस छोटे से वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। केशव दास का जन्म बेतवा नदी के तट पर स्थित ओरछा नगर में हुआ था। तो अगर हमें पूछा जाए कि केशव दास का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो उस नगर का नाम है ओरछा नगर। अब बात करते हैं इनके जन्म के बारे में। शिव सिंह सरोज ग्रंथ के लेखक शिव सिंह सेंगर ने संवत 1624 में इनका जन्म माना है। तो शिव सिंह सेंगर ये मानते हैं कि 1624 में इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा डॉक्टर यानी रामकुमार वर्मा, मिश्र बंधु आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं रामनरेश त्रिपाठी, यानी मिश्र बंधु ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं रामनरेश त्रिपाठी ने इनका जन्म संवत 1612 में स्वीकार किया, यानी 1612 में केशवदास के जन्म को स्वीकार किया। तो शिव सिंह सेंगर ने 1624 में और मिश्र बंधु ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामनरेश त्रिपाठी जी ने 1612 में। गौरी शंकर द्विवेदी और डॉक्टर किरण चंद्र शर्मा, लाला भगवान दीन और डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशव का जन्म संवत 1618 में स्वीकार किया। यानी अलग अलग विचारकों ने अलग अलग समय दिए हैं। तो 3 प्रकार के जो समत हैं वो हमारे सामने आते हैं, तो देख लीजिएगा। यानी शिव सिंह सेंगर ने 1624 में, मिश्र बंधु और डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामनरेश त्रिपाठी ने संवत 1612 में, और गौरी शंकर द्विवेदी, डॉक्टर किरण चंद्र शर्मा, लाला भगवान दीन, डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशवदास का जन्म 1618 में मानते हैं। विद्वानों द्वारा माना जाता है कि उनका निधन 1674 से संवत 1680 के मध्य हुआ था। यानी यहाँ भी एक निश्चित कोई सम्मत नहीं दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि 1674 से 1680 के मध्य हुआ होगा इनका निधन। अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। ओरछापति महाराज इंद्रजीत सिंह केशवदास के प्रधान आश्रयदाता थे। यानी ये महाराज इंद्रजीत सिंह के आश्रय कवि थे, जिन्होंने 21 गांव उन्हें भेंट स्वरूप दिए थे। उन्हें वीर सिंह देव का भी आश्रय प्राप्त था। तो इनके आश्रयदाता 2 माने जाते हैं। एक जो प्रधान आश्रयदाता थे वो ओरछापति महाराज इंद्रजीत सिंह और दूसरे थे वीर सिंह देव। माना जाता है कि ओरछा दरबार की नर्तकी थी राय प्रवीण। ऐसा माना जाता है कि ओरछा दरबार की नर्तकी राय प्रवीण को शिक्षा प्रदान करने के लिए केशवदास ने कवि प्रिया और रसिक प्रिया ग्रंथों की रचना की थी। तो ओरछा दरबार की जो नर्तकी थी राय प्रवीण, उसको शिक्षा देने के लिए कवि प्रिया और रसिक प्रिया नामक ग्रंथ की रचना इन्होंने की थी। केशवदास समय की दृष्टि से भक्ति काल के और प्रवृत्ति की दृष्टि से रीतिकाल के कवि माने जाते। यानी कुछ विचारक केशवदास को भक्ति काल का कवि मानते हैं, कुछ विचारक रीतिकाल का कवि मानते हैं, लेकिन समय की दृष्टि से देखें तो ये भक्ति काल के हैं, और इनकी रचनाओं की प्रवृत्ति को देखा जाए तो ये रीतिकाल के कवि हैं। यानी एक तरह से मान सकते हैं ये संधि स्थल के कवि माने जा सकते हैं। हालांकि रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की परंपरा केशवदास से ही प्रारंभ हुई थी, और रीतिकाल में जो लक्षण ग्रंथ लिखने की परंपरा है उसका प्रारंभ करने वाले कौन थे? केशवदास ही थे।
उन्होंने कवि प्रिया और रसिक प्रिया, कवि प्रिया रचना और रसिक प्रिया के माध्यम से इस परंपरा का सूत्रपात किया था। तो रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की परंपरा का सूत्रपात कवि प्रिया और जो दूसरी रचना आपके सामने है रसिक प्रिया, इस के माध्यम से ही हुआ था। और केशवदास जी ने किया था। वही साहित्य के अलावा वे संगीत, धर्मशास्त्र, राजनीति, ज्योतिष और वैदिक सभी विषयों के अध्येता थे, यानी जानकार थे, अध्ययन करने वाले। किसी विषय विशेष का अध्ययन करने वाला होता है उसको अध्येता कहते हैं। रामचंद्रिका उनकी अनुपम काव्य कृति मानी जाती है। रामचंद्रिका एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन थे? तो केशवदास। अनुपम काव्य कृति मानी जाती है। केशवदास की रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। और ये प्रश्न भी काफी मोस्ट है कि रामचंद्रिका उसकी एक विशेषता रूप को देखा जाए तो छंदों का अजायब घर कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा था। तो केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? इसका उत्तर हमारे सामने है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा था। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि और आचार्य थे। तो साफ यानी आपके सामने स्पष्ट हो गया कि ये रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि और आचार्य थे। इन्होंने कई महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी। तो उन्होंने कई महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी जिनमें से कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। सबसे पहले हम देखते हैं रसिक प्रिया। रसिक प्रिया ये केशवदास की प्रौढ़ रचना है, यानी परिपक्वता से युक्त रचना है। ये काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ है। ये ध्यान रखना दोस्तों कि रसिक प्रिया है वो काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ है और इसमें रस, वृत्ति और काव्य दोषों के लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं। तो रसिक प्रिया है वो केशवदास की प्रौढ़ रचना है और ये काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ है। इसमें रस के बारे में वर्णन किया गया है, वृत्तियों के बारे में वर्णन किया गया है, काव्य दोषों के लक्षण और उदाहरण भी इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं कवि प्रिया। ये भी काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ है। इसमें अलंकारों का विस्तृत वर्णन किया गया है। तो कवि प्रिया है वो भी काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ ही है केशवदास का, और इसमें केशवदास ने अलंकारों का विस्तार से वर्णन किया है। किसमें? कवि प्रिया में। आगे बढ़ते हैं रामचंद्रिका। रामचंद्रिका ये केशवदास का प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसमें राम कथा का वर्णन किया गया है और रामचंद्रिका में केशवदास ने राम कथा का वर्णन किया गया है। यह अपनी छंद विविधता, संवादों की नाटकीयता और अलंकार विधान के लिए जानी जाती है। तो जो रामचंद्रिका है वो छंदों की विविधता, संवादों की नाटकीयता यानी जो कथोपकथन है यानी आपसी बातचीत है, उनकी नाटकीयता और अलंकारों का जो विधान उसमें किया गया है उसके लिए यह रचना प्रसिद्ध है। तो राम कथा का वर्णन किया गया है। यह अपनी छंद विविधता, संवादों की नाटकीयता और अलंकार विधान के लिए जानी जाती है। अगली रचना है वीर सिंह देवचरित। ये एक ऐतिहासिक काव्य है। इसमें ओरछा के राजा वीर सिंह देव की वीरता का वर्णन किया गया है। वीर सिंह देवचरित है ये एक इतिहास पर आधारित काव्य है और ओरछा के राजा वीर सिंह देव की वीरता का इसमें वर्णन किया गया है। विज्ञान गीता। विज्ञान गीता ये दार्शनिक रचना है। इसमें आध्यात्मिक विषयों का वर्णन किया गया है, यानी आत्मा परमात्मा से संबंधित जो विषय हैं उनका वर्णन विज्ञान गीता में किया गया है। अगली रचना है जहांगीर जस चंद्रिका और ये भी इनका ऐतिहासिक काव्य है। इसमें मुगल बादशाह जहांगीर की प्रशंसा की गई है। तो जहांगीर जस चंद्रिका ऐतिहासिक काव्य है और इसमें भी मुगल बादशाह जहांगीर की प्रशंसा की गई है। रतन बावनी ये एक वीररस प्रधान काव्य है। तो रतन बावनी है वो वीररस प्रधान काव्य है। इसे इनकी सर्वप्रथम रचना माना जाता है। रतन बावनी को केशवदास की पहली रचना माना जाता है। उसके बाद रचना है छंदमाला। इस रचना में केशवदास ने विभिन्न प्रकार के छंदों का वर्णन किया है। छंदमाला नाम का जो ग्रंथ है, रचना है, उसमें केशवदास ने विभिन्न प्रकार के जो छंद हैं उसका वर्णन किया है, चित्रण किया है। नेक्स्ट
नखशिख। इस रचना में नायिका के नख से सिर तक के सौंदर्य का वर्णन किया है, यानी नाखून से लेकर सिर तक के जो सौंदर्य है उसका चित्रण किया गया है, यानी सुंदरता का चित्रण किया गया है नखशिख रचना में। और आप जानते हैं नखशिख नाम की रचनाएं रीतिकाल में भी बहुत सारी देखने को मिलती हैं। केशवदास की रचनाएं अपनी पांडित्यपूर्ण भाषा, अलंकारों के प्रयोग और छंदों की विविधता के लिए जानी जाती है। तो केशवदास की जो रचना है वो पांडित्यपूर्ण भाषा के लिए, अलंकारों के प्रयोग के लिए और छंदों की विविधता के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने रीतिकाल की काव्य परंपरा को समृद्ध किया, यानी रीतिकाल की जो काव्य परंपरा है उसको और ज्यादा गति दी। रामचंद्रिका केशवदास द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसकी कई विशेषताएं हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है, यानी कई विशेषताएं जिनमें से कुछ विशेषताएं हम देख लेते हैं। विविध छंदों का प्रयोग। रामचंद्रिका में विभिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, जो इसकी एक प्रमुख विशेषता है। केशवदास ने इस ग्रंथ में अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग करके अपने पांडित्य का प्रदर्शन किया है। केशवदास ने इस रचना में अनेक छंदों का प्रयोग करके अपने पांडित्य का प्रदर्शन किया है। संवाद योजना। रामचंद्रिका में संवादों का विशेष महत्व है। केशवदास ने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जैसे उत्कृष्ट, यानी उच्च कोटि के, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जैसे उत्कृष्ट संवादों की रचना की है, यानी उच्च कोटि के संवादों की रचना की है। संवादों की नाटकीयता और ओजगुण इसकी एक प्रमुख विशेषता है, यानी संवादों में ओजगुण है और नाटकीयता का प्रभाव है। इन संवादों में ओजगुण की प्रधानता पाठकों को प्रभावित करती है, और ये जो संवाद है रामचंद्रिका में उनमें ओजगुण है और ये पढ़ने वालों को प्रभावित करती है। केशवदास ने संवादों के माध्यम से पात्रों के चरित्र और भावनाओं को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया है। तो केशवदास ने रामचंद्रिका के जो संवाद हैं उनके माध्यम से पात्रों के चरित्र और भावनाओं को बड़े ही प्रभावशाली ढंग से प्रकट किया है। अलंकारिका। रामचंद्रिका में अलंकारों का भरपूर प्रयोग किया गया है, यानी विविध प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया है। केशवदास ने श्लेष अलंकार का विशेष रूप से प्रयोग किया है। तो रामचंद्रिका में केशवदास ने श्लेष अलंकार का विशेष रूप से प्रयोग किया है। अलंकारों के प्रयोग से काव्य में सौंदर्य और गहराई आई है। तो अलंकारों का प्रयोग किया तो काव्य में सौंदर्य भी आया और गहराई भी आई है। उदाहरण के लिए उनके द्वारा प्रयुक्त श्लेष अलंकार के कारण ही एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, जिससे काव्य में गहराई आती है, पर कई बार समझने में कठिनाई भी होती है। यानी श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, ये आप जानते हैं, लेकिन काव्य में गहराई तो आ जाती है, लेकिन समझने में भी क्या होती है, कठिनाई होती है। कथा का नवीन प्रस्तुतिकरण। केशवदास ने राम कथा को नए तरीके से प्रस्तुत किया है। उन्होंने भक्ति और राजवैभव दोनों को समान महत्व दिया है, यानी रामचंद्रिका में केशवदास ने राम कथा को प्रस्तुतिकरण देते समय भक्ति और राजवैभव दोनों को प्रधानता दी है, यानी भक्ति और राजवैभव दोनों पक्षों को समान महत्व दिया है। केशवदास ने राम कथा को परंपरागत ढंग से न प्रस्तुत करके अपनी मौलिकता का परिचय दिया है, यानी इसमें मौलिक भावना का समावेश कर दिया है। उन्होंने राम कथा के विभिन्न प्रसंगों को नए दृष्टिकोण से देखा और प्रस्तुत किया है, जिससे रामचंद्रिका एक व्यापक और समृद्ध महाकाव्य बन गया है। अब बात करते हैं रामचंद्रिका की भाषा की। रामचंद्रिका की भाषा संस्कृत प्रधान है, लेकिन संस्कृत प्रधान ब्रज भाषा है। रामचंद्रिका की भाषा संस्कृत प्रधान ब्रज भाषा है, यानी संस्कृत के बहुतायत शब्द हैं और भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा है। संस्कृत के तत्सम शब्दों का अत्यधिक प्रयोग उनकी विद्वता को दर्शाता है, लेकिन इससे भाषा कहीं कहीं क्लिष्ट हो गई है। यानी क्लिष्ट का मतलब है कि कहीं कहीं
भाषा समझ से क्या हो गई है, बाहर हो गई, यानी एक तरह से कठोर हो गई है। तो रामचंद्र ने कहा कि भाषा संस्कृत प्रधान ब्रज भाषा है। संस्कृत के तत्सम शब्दों का अत्यधिक प्रयोग उनकी विद्वता को दर्शाता है, लेकिन इससे भाषा कहीं कहीं क्लिष्ट हो गई है। पांडित्य प्रदर्शन, केशवदास ने रामचंद्रिका में अपने पांडित्य का प्रदर्शन करने का प्रयास किया है, जिसके कारण यह ग्रंथ कहीं कहीं बोझिल हो गया है, यानी समझ से क्या हो गया, बाहर हो गया। रामचंद्रिका हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण रचना है जो अपनी विशेषताओं के कारण आज भी प्रसिद्ध है। रामचंद्रिका केशवदास द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है जो अपनी बहुआयामी विशेषताओं के कारण हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट स्थान रखता है। केशवदास ने रामचंद्रिका में छंदों की ऐसी विविधता दिखाई है जो अन्यत्र दुर्लभ है। उन्होंने विभिन्न प्रकार के वर्णिक और मात्रिक छंदों का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया है, यानी वर्णिक छंद और मात्रिक छंद जिनमें वर्णों की गणना की जाती है, जिन और मात्रिक वो जिनमें मात्राओं की गणना की जाती है। उदाहरण के लिए उन्होंने कवित, सवैया, दोहा, चौपाई और त्रोटक जैसे अनेक छंदों का प्रयोग किया है। तो रामचंद्रिका में कवि छंद का, सवैया छंद का, दोहा छंद का, चौपाई और त्रोटक जैसे अनेक छंदों का प्रयोग किया है। ये छंद विविधता उनके पांडित्य का प्रमाण है, लेकिन कई बार इससे काव्य की सहजता प्रभावित होती है और पाठकों को कठिनाई होती है। रामचंद्रिका में केशवदास ने रामचंद्रिका में केशवदास ने राम कथा को एक शास्त्रीय रूप देने का प्रयास किया है, जिससे एक काव्य विद्वानों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण बन जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा केशवदास की रचनाओं के बारे में और उनकी प्रसिद्ध रचना रामचंद्रिका की विशेषताओं के बारे में। तो दोस्तों, आज का ये अंक आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।